आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, सत्र में हम बात करेंगे 4 चीज़ों पे। सबसे पहला कि पेपर का लेवल क्या था, पेपर के लेवल पे बात करेंगे। उसके बाद में अध्ययन सामग्री नए पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है वो पूर्ण है या नहीं है, क्या वो चेंज करने की कहीं ज़रूरत है। नवीन पैटर्न के अकॉर्डिंग थोड़ा समझेंगे इसको और इसके बाद में देखेंगे कि आपको अब आगे किसकी तैयारी करनी चाहिए, आगे की आपकी रणनीति क्या हो। हालांकि ये सब चीज़ें आपको ही तय करनी चाहिए कि आगे की आपकी रणनीति क्या हो, बट हमारे सुझाव जो है हम आप तक देंगे ताकि आप अपने निर्णय लेने में, निर्णय बनाने में थोड़ी सी आपको मदद मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर के लेवल पे आते हैं कि लेवल कैसा था। अगर मैं लेवल की बात करूं तो अध्यापक भर्ती परीक्षा के जैसे L1 का पेपर था, तो L1 का जो पेपर था वो काफी लेंदी था। मतलब जैसे 64 पेज का पेपर दे दिया इन्होंने, तो एक बार की बच्चा उसको ठीक से प्रश्न पढ़ नहीं पाता, बहुत टाइम चाहिए उसको डेफिनेटली। 64 पेज के पेपर को देखते ही आप यूं समझ लीजिए एक बार से थोड़ा सा फील होने लगता है कि फिर उसमें कथन कारण के बहुत अधिक सवाल थे, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बहुत सवाल थे, आरोही अवरोही क्रम जमाने के प्रश्न थे। तो हर एक प्रश्न अच्छा टाइम टेकिंग प्रश्न था। तो ऐसी स्थिति में 2.5 घंटे के अंदर 64 पेज पूरे पढ़ना, 150 सवाल करना बिल्कुल आसान कार्य नहीं था। तो काफ़ी स्तरीय पेपर था L1 का। हालांकि उसके अंदर जो प्रश्न थे, तो कुछ प्रश्न जैसे 10-15 प्रश्न ऐसे यूजलेस प्रश्न थे, जैसे कुछ साइकोलॉजी के कुछ विद्वानों के नाम दे दिए जिनको आपको ऑर्डर से सेट करना था। तो कुछ ऐसे चित्र चित्र दे दिए जिनको आपको बनाए हुए उनके क्रम से सेट करना था। तो ऐसे 10-15 प्रश्न तो यूजलेस थे। 10-15 प्रश्न यूं कहिए कि कुछ आउटडेटेड टाइप के थे जो नहीं किए जा सकते, जैसे विश्वास योजना पूछ ली, बहुत पुरानी योजनाएं पूछ ली। तो 20 एक प्रश्न ऐसे थे जो मुझे लगता है कि अटेंड करने की स्थिति में थे नहीं बच्चे। पीछे बचते 125-30 प्रश्न किए जा सकने की स्थिति में थे। हालांकि टाइम कम होने के कारण वो भी ठीक से नहीं हो पाते। अब वो जो प्रश्न थे, वो प्रश्न भी अगर आप देखोगे जैसे इतिहास संस्कृति के प्रश्न थे, ज्योग्राफी के प्रश्न थे। अब मैं कल देख रहा था 9th-10th की किताब से इतिहास संस्कृति ज्योग्राफी हूबहू पूछी गई थी। हाँ ठीक है, उन्होंने थोड़े से प्रश्न को अलग तरीके से बनाया, उनको थोड़ा सा उन्होंने और डेप्थ में जाके छोटे छोटे बारीकी से फैक्ट लेके पूछ लिए, जो बच्चे या तो याद नहीं कर सके या फिर हो सकता है कि उन्होंने किताब पढ़ते वक्त उन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन 9th-10th के अंदर L1 का मोटा मोटा पेपर वहां से आप देख सकते हो। थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया, जैसे पर्यावरण के अंदर मुगल साम्राज्य था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था थी, राजस्थान की पॉलिटी थी, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं था, एक भी प्रश्न नहीं था। तो कुछ कुछ जगह पे जैसे आर्थिक परिदृश्य, सॉरी, जो शैक्षणिक परिदृश्य, उसमें भी कोई बहुत अच्छे प्रश्न नहीं दिए इन्होंने। और बहुत सारी योजनाएं थी तो उसमें भी ठीक है, करंट से रिलेटेड करके दिया, तो बच्चों को लगा कि थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो सही तरीके से नहीं था। अगर अपन L2 की बात करें तो थोड़ा सा पेपर ठीक था। मतलब जैसे L2 में जैसे सामाजिक की बात करें तो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल पिट गया। हालांकि 15 प्रश्न आने चाहिए थे बढ़िया लेवल के, जैसा सिलेबस था, जैसे राष्ट्रीय आय थी, उसमें मुद्रा के रूप थे, तो कोई अच्छा एक भी स्तरीय प्रश्न नहीं था उसमें, कहीं पे भी कोई श्योरिटी नहीं है, सारे कथन कारण डाल दिए गए उसमें। थोड़ा सा प्रश्न में सम्मिलित करो भी होता, थोड़ा स्टैंडर्ड कथन कारण भी होने चाहिए। आपने कई जगह पे अननेसेसरी कथन कारण बना दी, जो कथन कारण बनते भी नहीं है। कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस भी थे उसमें से, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस बाद में डिलीट हो जाएंगे। और कुछ भाषाएं बराबर नहीं थी, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन सही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में बाद में लास्ट की में बहुत सारे प्रश्न डिलीट होने की चांसेस भी बन जाते हैं यहाँ पे। और आर्थिक शैक्षणिक परिदृश्य L2 सामाजिक में पता नहीं कहाँ गायब कर दिया इन्होंने। बाकी चीजें ठीक ठीक थी। तो पेपर कोई ऐसा बहुत अच्छा संतुलित सा पेपर दिखा नहीं उसमें। हिंदी का पेपर फिर भी ठीक था, जीके वगैरह अच्छे थे उसमें, और हिंदी भी अच्छी स्तरीय हिंदी एक बार इस बार पूछी थी। हालांकि हिंदी फिर भी सिंपल कह सकते हो, क्योंकि जो 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के, वो बच्चों को इतना बढ़िया पढ़ा हुआ है कि लोगों को वो ठीक ही लगता है। उसमें हार्ड देते तब भी सिंपल ही लगता है। तो पेपर के लेवल पिछली बार की बनस्पत थोड़े से अच्छे थे। लेकिन जहां तक कट ऑफ की बात है,
कोई इसका आंकलन नहीं लगा सकता। कारण ये है कि इस बार सीट बेहद कम है, और जब आपकी सीट बहुत कम होती है तो कट ऑफ का आंकलन बेहद मूर्खता होती है। तो आप है वो, मैं ऐसा मानता हूं कि आप इस चक्कर में मत पड़ना। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक सलाह दूंगा कि पेपर हो चुके हैं, अब इसको पैक करके अंदर डाल दो। आज से ही अगर मेरी बात मानते हो तो एक आधी की चेक कर लो, और फिर जैसे ही बोर्ड की आती है उस समय एक बार और चेक करना। बस इस दरमियान बंद कर दो। किसी भी कट ऑफ बताने वाले लोग ये सब व्यूज के लिए करते हैं। जितने भी कट ऑफ बताने वाले लोग हैं, ये कोई भगवान तो है नहीं कि इनको सब पता चले, और भगवान खुद के अस्तित्व पे भी संकट है इस समय। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा ज्योतिष नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बता सकता है। एक समय था जब पता चल जाता था कि भाई बड़े बड़े स्तर के लेवल के स्टूडेंट की बात हम पता कर लेते थे कि भाई इतना कुछ होता है, हम भी बताते थे कट ऑफ। लेकिन अब ऐसा दौर है कि आप आपने फोर्थ ग्रेड में देखा होगा, कट ऑफ के ऊपर हजारों वीडियोस बने हैं यूट्यूब के ऊपर, हजारों पोस्ट लिखी गई है, और आप लोग लाइव लाइव कमेंट्री देख के अपना कितना समय बर्बाद कर चुके थे। और लास्ट में हुआ क्या हुआ, वो इतनी प्रेडिक्शन किसने भी नहीं नहीं की थी। चाहे अब आप उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, आपका समय तो बर्बाद हुआ। बेहतर है इस पूरी गेम से, स्ट्रैप से बाहर आइए। लोगों को कोई मतलब नहीं है आपसे, आपका उनका सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। तो इस प्रकार कृपया करके आपने पेपर दे दिया है, अब जो भी होना है वो होके रहेगा। इस तरह से लाइव कमेंट्री देखने से आपका न तो मार्क्स बढ़ेंगे, ना आपके मार्क्स कम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप इसको बंद करके साइड में रख दो पेपर को, और ये लाइव कमेंट्री कट ऑफ बताने वालों से दूर हो जाओ, और यही कह दो कि पेपर ठीक हुआ, आगे होगा जो देखी जाएगी, सीट कम है यहाँ पे। तो कट ऑफ के चक्कर में मत फंसना, क्योंकि सीट बेहद कम है। इस समय मैं बताऊं 60% वाला भी असुरक्षित है, और 70% वाला भी असुरक्षित है, 75% वाला भी मुझे लगता है असुरक्षित है। किसी को नहीं पता कितनी कट ऑफ जाएगी। 65 पे भी आ सकती है, 70 पे भी जा सकती है, कहीं पे भी कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। मुझे लगता है किसी को भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और किसी को भी ना उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। बस लास्ट में रिजल्ट आएगा तब देख लेना, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कम से कम आज से आप वापस पढ़ाई शुरू करोगे तो आपका टाइम है वो यूज हो जाएगा। अगर आप है वो इस कट ऑफ के चक्कर में रहोगे तो होगा क्या कि आपका समय बर्बाद होता जाएगा, और लास्ट में आपके ऊपर 3-4 महीने के बाद डिप्रेशन हावी होगा, क्योंकि टाइम 2 दिन भी खराब होता है तब भी तनाव हो जाता है, अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ऐसे सभी शिक्षकों को जो पूरे कट ऑफ बाद में रिजल्ट की लाइव कमेंट्री चलती है, आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, परसों रिजल्ट आ रहा है। छोड़िए हम इन सब चीजों को, इन सब में मत पड़िए। और ऐसे कोई लोग करते हैं तो आप समझिए उनको, छोड़ दीजिए ये सब चीजें। अदरवाइज क्या होगा, आप जितने व्यूज बढ़ाओगे लोग उतने ही ये चीजें करेंगे। इससे अच्छा है कि आप इन सब से दूर रहें। ये मार्केट है, मार्केट का काम यही है। तो लोग अपने व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जो है इस प्रकार की लाइव कमेंट्री जो आती है, कट ऑफ की हो चाहे रिजल्ट की हो, इनसे दूर रहिए। ये सिस्टम जब होना तभी होगा। आपके बार बार मोबाइल देखने से न तो रिजल्ट आएगा, आपके 1000 वीडियो देख लेने से कोई भी ये नहीं कह सकता कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसलिए इन सबसे दूर रहना। तो पेपर का लेवल ठीक था भाई, जितना मैंने समझा मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बोर्ड को सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा मिला जुला होना चाहिए कि हर टॉपिक से कम प्रश्न होना चाहिए। उसमें कुछ प्रश्न कथन कारण, कुछ कथन कारण हो तो कुछ सुमेलित करों में भी, कुछ सीधे प्रश्न भी होने चाहिए, कुछ और विश्लेषणात्मक प्रश्न भी होने चाहिए। कथन कारण के अंदर भी अच्छे कथन होने चाहिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपके पास में बढ़िया बढ़िया सवाल पड़े हैं, तो आपको एटलीस्ट मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के क्रोनोलॉजी पूछने की कहाँ जरूरत है। तो कुछ बोर्ड को और सुधार करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली कठिन बनाइए, लेकिन कठिनता जैसे आरपीएससी लाती है, तो आरपीएससी के ऑप्शंस देखिए आप। हालांकि आरपीएससी कुछ अति कर लेती है, उतनी अति तो दोनों अतियां खराब है। ठीक है, तो पहले के बोर्ड के पेपर से तो इस बार ठीक है, तो थोड़ा और सुधार करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है 65% से लेकर ऊपर जितने भी लोग हैं वो कोई भी दौड़ में है, अब किसी का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी बात बात आती है अध्ययन सामग्री की। तो इस पेपर को देखने के बाद बच्चों के दिमाग में आया कि अब आगे जो पेपर होने वाले, चाहे ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, जो सब पेपर बोर्ड करवाएगा।
तो उनको लेके क्या हमारी अध्ययन सामग्री पर्याप्त है या नहीं? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो पेपर हुए ना अध्यापक भर्ती परीक्षा के, इनके जितने भी प्रश्न थे, अगर आप देखोगे तो आप जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं प्लस आपके पास में जो भी कोई गाइड थी या आपके पास में कोई भी नोट्स थे, आप देखोगे तो कंटेंट 90% कंटेंट इनमें से है। और ये तो मैंने खुद ने देखा है। लेकिन हाँ ठीक है, अपन उसको पेपर लेंदी था, पढ़ नहीं पाए, वो अलग इश्यू है। या फिर अपन छोटी-छोटी बातों को याद नहीं कर पाई, वो अलग इश्यू है। या कथन कारण की इस महिमा को समझ नहीं पाए, वो अलग इश्यू है। लेकिन सामग्री इससे बाहर नहीं थी। और कुछ 10% सवाल यूजलेस थे जो कोई नहीं कर सकता, भले कहीं भी आ जाए तब भी नहीं होंगे, तय बात है, वो तो किसी से नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आपके पास में आरबीएससी की किताबें हैं, उसको अच्छे अच्छा इसका आपको ब्रीफ नहीं पढ़ना। जैसे लोग पढ़ते हैं ना कि मार्केट में 9वीं से 10वीं किताबों के ब्रीफ आते हैं, वो मत पढ़िए, मूल किताब पढ़िए। जैसा कि बोर्ड हमेशा भी कहता है कि आरबीएससी की जो मूल किताब है, मूल किताब मतलब आप 10वीं की स्वयं किताब ला के पढ़िए उसको, 9वीं की किताब ला के पढ़िए उसको। तो वो आरबीएससी की किताब है, प्लस आपके पास में जो भी गाइड है, नाथ की हो, चाहे धिंदवाल की हो, चाहे पैनोरमा की हो, चाहे जो भी आपके पास में गाइड है, प्लस वो गाइड या आपने किसी कोचिंग से नोट्स कोचिंग करी है और उसके नोट्स है तो वो नोट्स। तो ये जरूर साथ में रखो, आरबीएससी की किताब है, प्लस इन दोनों में से जो भी आपके पास में है उनको आप वापस पढ़िए। क्योंकि देखो आपका जो पेपर है, आप घर जाके चेक कर लेना पहले। क्योंकि मैं सब देख रहा था, गाइड्स वाले भी देख रहा था कि गाइड्स वाले भी अपने प्रूफ दे रहे थे बकायदा, 90% सवाल के प्रूफ दे रहे थे, कोचिंग वाले भी दे रहे थे। तो प्रश्न तो वैसे मुझे लगा कि इतने वो नहीं थे कि भाई पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ, लेंदी पेपर जरूर था, कथन कारण जैसे ऐसे भ्रम ऐसे थे कि बच्चे उससे निकल नहीं पाए। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। ये मैंने चीजें नोटिस करी और आपने भी नोटिस करी होगी इन चीजों को। और जो आपके पास में पेपर है, तो हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को वार से क्या। आप उस पेपर को लीजिए, आपके पास में जो सामग्री है उसको बहुत तन्मयता से चेक करना आज। अगर आपकी सामग्री से 90% 80% प्रश्न आ रहे हैं तो मत चेंज करना। हाँ ठीक है, कोई सेगमेंट आपको लगता है कि ये सेगमेंट थोड़ा कमजोर रहा है तो एक आधा सेगमेंट चेंज कर लेना। पूरी सामग्री अगर आप चेंज करते हो और नई सामग्री लाते हो, अब आप कहोगे मेरे सर 4 महीने बाद पेपर है और मैं सामग्री चेंज कर देता हूँ। 4 महीने बाद पेपर सामग्री चेंज करो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामग्री चेंज करने के बाद उसको 3-4 बार नहीं पढ़ते हैं तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। और 3-4 बार पढ़ने के लिए साल भर का समय चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए सामग्री में कमी नहीं थी, कमी सिर्फ इतनी थी कि हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं थी एक तो, और दूसरा पेपर पूछने के इस तरीके से अपन तरीके के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, तीसरा बिंदु कहाँ था, तीसरा हमने इतना बारीकी से बोर्ड की किताबों को भी नहीं पढ़ा। अब उसमें मैंने देखा जैसे कपूर चंद कुलिस का प्रश्न था, डायरेक्ट पढ़ा था उसमें, 10वीं की किताब थी या 9वीं की किताब थी, पीछे एज इट इज पढ़ा था। ऐसे कई ऐसे मतलब इतिहास, संस्कृति, ज्योग्राफी, मोस्टली जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी 11वीं 12वीं क्लास से पूछ ली गई पूरी। तो कहने का मतलब ये है कि सामग्री पर्याप्त है, ठीक है, कोई एक आधा सेगमेंट चेंज कर सकते हो। बाकी मार्केट से बचना, क्योंकि आज का जो मार्केट है सब अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। कोचिंग चाहती है उसका कोर्स जाए, टेस्ट सीरीज जाए, प्रकाशक चाहते हैं उसकी किताब बिके। तो क्या तरीका, तरीका ये है कि मैं आपको डराऊं कि अरे पेपर ऐसा आया, इतना हार्ड पेपर है, ये पैटर्न है, ये है, अब तो नया हो गया है, अब आपको नई चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको ऑथेंटिक बुक एंड ऑल। ये सब क्या होता है, इससे इससे बच्चा डर जाता है। बेरोजगार व्यक्ति और बीमार व्यक्ति हर किसी पे भरोसा करता है। डरने के बाद आप मार्केट जाके किताब लेके आओगे, बस यही उन लोगों का मकसद था और कोई मकसद नहीं था। इसलिए ऐसे लोगों से बचें, मार्केटिंग का हिस्सा ना बने, इस मार्केटिंग के चक्कर में ना आए। क्योंकि जो जैसा दिखता है मार्केट में, जो चीज़ें मार्केट में आप देख रहे हो कि ये जो कोई लेखक है या कोई भी प्रकाशक है, तो हर व्यक्ति के पीछे उद्देश्य होता है अपना उत्पाद बेचना। इसलिए बच के रहना। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं, अपना कोई उत्पाद नहीं, अध्यापक भर्ती के लिए अपने पास में कोई उत्पाद नहीं है, ना मैंने कोई किताब निकाली, ना मेरे पास में कोई है। ठीक है, संस्था है तो संस्था अपना काम करती है। मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन चक्कर में ना फंसे। लोगों का काम है भटकाना, और मुझे बड़ी दया आती है इन लोगों पे कि 2 रुपए 5 रुपए के चक्कर में कितना कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं। और इतना मिसगाइड किया स्टूडेंट को इन लोगों ने,
जिसकी कोई सीमा नहीं है, और गलती स्टूडेंट की भी कि क्यों भरोसा करते हो। फिर आप कहते हो सर पेपर पता नहीं कहाँ से आया। मैं कहता हूँ कि मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि आप है वो बोर्ड की किताबें ढंग से पढ़िए। होता क्या है कि व्यक्ति ठोकर खाने के बाद समझता, उससे पहले समझता नहीं है। इसलिए आप अध्ययन सामग्री वही रखें, चेंज न करें, और इसको थोड़ा और बढ़िया से पढ़ना शुरू करें। ठीक है, और इस प्रकार के कथन कारण जैसे इस पैटर्न को समझिए, और इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को तैयार करना शुरू करिए। तो क्या होगा कि अगर आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ना शुरू करोगे मूल पुस्तक से, मूल पुस्तक मतलब 10वीं की मेन किताब, लोग तो उसकी भी ब्रीफ लाके पढ़ने लग गए बच्चे, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब बात आती है नवीन पैटर्न की। नवीन पैटर्न जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे इन्होंने इस बार कथन कारण के सवाल है, क्रोनोलॉजिकली कुछ ज़्यादा बना दी। अब इससे कैसे निपटा जा सकता है? इससे निपटने का यही तरीका है, जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ये जैसे कोई पैराग्राफ, अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप समझिए कि इसमें कैसा सवाल बन सकता है, इसमें क्या कथन बन सकता है। तो इस तरह से अगर आप खुद मस्तिष्क में प्रश्न बनाते जाओगे, उसके उत्तर निकालते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, तो आप हर प्रकार के प्रश्न को अटेंड करने के लिए रेडी रहेंगे। हर प्रकार के प्रश्न को, भले आपको कैसा भी प्रश्न दे दे। होता क्या है कि हम पूरी पेज पढ़ लेते हैं, हम पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं, और हम ये एज्यूम नहीं करते कि इसमें से सवाल कैसा आ सकता है। इसलिए जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ते हो, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हो, उसमें हर बिंदु को समझिए कि इसमें कैसा सवाल आ सकता है, इसमें कैसा प्रश्न किया जा सकता है, और इस प्रश्न को मतलब किस तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए होता क्या है कि ऐसी चीज़ों को अगर अपन साथ में सोचते जाएंगे दिमाग में, और उसका आंसर निकालते जाएंगे ना, तो क्या होगा कि हम किसी भी पैटर्न के लिए रेडी है। नहीं तो क्या होता है कि आया हुआ प्रश्न भी हमारे से नहीं हो पाता, क्योंकि हमने उस तरीके से उसको सोचा भी नहीं था। अब बात आती है आगे की क्या रणनीति रखें। देखो, आगे की रणनीति बहुत स्पष्ट है। मैं तो यही कहूँगा कि 2-3 दिन बढ़िया रेस्ट कर लो आप आराम से। और हालांकि पेपर जिसका भी आप रेस्ट करने की स्थिति नहीं होती, फिर भी 2-3 दिन आराम से सोचिए, और उसके बाद में फिर क्या करना है। फिर जैसे L1 के स्टूडेंट है, तो L1 है, आपके पास में जैसे बीएड वगैरह नहीं है, और आपके पास में क्या क्या विकल्प और है। अब विकल्प में कई हो सकते हैं, किसी के पास एलडीसी का विकल्प है, किसी के पास में ग्राम सेवक का विकल्प है, और भी कई सारे लैब असिस्टेंट के विकल्प है। तो इन सारे विकल्प में से जो भी आपके लिए बेस्ट होता है उसको आप आजमाइए, और जिसमें भी सिलेबस आपके फेवर का हो। अब आप कह रहे हो सर मुझे इंग्लिश आती नहीं, गणित बिल्कुल नहीं आती, विज्ञान नहीं आता इतना, फिर एलडीसी की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि वीडियो का सिलेबस मेरे काफ़ी टच में है, और उसका सिलेबस काफ़ी मेरे लिए फेवर में है, तो आप वीडियो की कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरी लैब असिस्टेंट की बढ़िया की हुई है उसका सिलेबस, तो कुल मिला के राजस्थान पुलिस भी हो सकता है। बहुत सारी भर्तियां इस समय आने वाली साल भर में, आप सारी भर्तियों के सिलेबस देखिए, और उसके बाद में तय कीजिए कि इसमें से कौन सा सिलेबस है जो आपके फेवर में है, और L1 के सिलेबस के काफ़ी निकट है। उस सिलेबस को उठाइए और उस भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। वापस L1 की मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक तैयारी आपने पिछले साल भर से करके अभी छोड़ी है, तो वापस उसको पढ़ने का थोड़ा मन कम होता है। इसलिए एक आधी तैयारी करिए, और उसके साथ आगे बढ़िए बढ़िया तरीके से। फिर क्या होगा, उसके बाद में जैसे ही वीडियो वगैरह आ जाती, फिर वापस L1 की वैकेंसी 9,000 10,000 पद की एक वैकेंसी और आपके बहुत जल्दी आने वाली है, जो हो सकता है 27 में मिड में वो एग्ज़ाम भी करवा दें। तो कुछ बच्चे, तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे वीडियो वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद में वापस आप है वो L1 पे भी लग सकते हैं। और जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जैसे कि मेरे 220 से ऊपर हैं, 230 से ऊपर हैं, ऐसे अंक अगर आ रहे हैं, तो फिर आप L1 के बाद में आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा, वो अपना लीजिए। फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हो, बीए बीएड कर सकते हो, आरएस वगैरह की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये मानूंगा कि 210 से जो नीचे बच्चे हैं, उनके लिए इनमें से ही कोई ऑप्शन रखना चाहिए, और 210 से जो ऊपर स्टूडेंट है, वो फिर अगली की किसी और बढ़िया वैकेंसी के ऊपर के अपने ड्रीम्स को पूरा करने की तैयारियां कर सकते हैं। उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। ठीक है, अब जैसे L2 के स्टूडेंट हैं, जिनके पास में बीएड किया हुआ है, अब उनके लिए सिंपल सा पॉइंट है, उनके सामने आज फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, उनके सामने सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी है। ठीक है, ये दो वैकेंसी सीधी पड़ी उनके सामने। तो जिन्होंने इसमें से कौन सा चुनना है, इसमें से जो भी उन्होंने पहले की है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो फर्स्ट ग्रेड की करके पिछली बार उनका पेपर सितंबर में, जो जुलाई अगस्त में जो पेपर हुए थे, वो ठीक नहीं हुआ था,
तो वो वापस फर्स्ट ग्रेड की ओर जाए। जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड की बढ़िया की थी वो वापस सेकंड ग्रेड की ओर चले जाए, क्योंकि पहले सेकंड ग्रेड की थी, अभी L2 दिया, अब आगे वापस अगर वापस फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाओगे तो 5 महीने में फर्स्ट ग्रेड तैयारी नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रयास करो कि पहले से कोई तैयारी की हुई है तो उसको वापस उसी की तैयारी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। सेकंड ग्रेड वालों को सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड वालों को फर्स्ट ग्रेड। यहाँ ऐसी स्थिति है कि आपका L2 का पेपर आउटस्टैंडिंग चला गया, आउटस्टैंडिंग तो आपको पता चल ही जाएगा 2-4 दिन के अंदर, तो फिर आपको लगता है वो L2 में सिलेक्शन पक्का ही होने वाला है, तब तो आप है वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ ही जाएं केवल। या हो सकता है आपको SI या RS वगैरह आपका टारगेट हो तो आप उस तरफ भी जा सकते हो। अब ये तो क्या व्यक्तिगत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि आगे की रणनीति यही होनी चाहिए कि 2-4 दिन रेस्ट करिए, पेपर को अंदर डाल दीजिए, इसके ऊपर अब कोई डिस्कस नहीं करना। 2 बार पेपर खोलना, एक बार अब आप चेक कर लो किसी भी प्राइवेट कोचिंग की से, और एक बार जो बोर्ड की आए तब वापस चेक करके दिमाग में बिठा दो कि भाई मेरे इतने मार्क्स हैं और इसमें मेरा होना जाना कुछ है नहीं, और अंदर रख दो पेपर को। और उसके बाद में आप है वो आगे का टारगेट सेट करो 2-4 दिन बैठ के आराम से, और उसके बाद उस टारगेट को लेके सीरियसली एफर्ट्स लगाना शुरू कर दो, ठीक है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सारों की रणनीतियां और पुस्तक सूचियां वगैरह हमने सबने बना रखी है। आपके पास जो भी कंटेंट है, मैं तो यही मानता हूँ ये बदला पैटर्न एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोग सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। बाकी वही सामग्री है, क्योंकि पेपर कठिन होंगे तो मेरिट नीचे आएगी, ये भी तय बात है। तो सवाल वही रहते हैं, ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, ठीक है, कोई सेगमेंट चेंज किया जा सकता है, कोई छोटा मोटा भाग चेंज किया जा सकता है, सारी सामग्रियां बदलवाते थे लोग आपसे। तो थोड़ा समझदार बनिए, आपकी सामग्री है उस पर भरोसा करिए, बढ़िया पढ़िए उसको, और 2-4 दिन रेस्ट कीजिए। रेस्ट के दौरान आप तय कर लीजिए आगे क्या करना है, और उसके बाद वापस ईमानदारी से लग जाइए। और अगर आप थक गए और आपको लगता है कि अब मेरे से तैयारी नहीं होगी, 5-10 साल से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आ जाना चाहिए। देखो, या तो काम पूरे मन से करो या फिर छोड़ दो। मैं समझ सकता हूँ कि देखो बहुत दर्द होता है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता या उम्मीद के अनुसार मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये आसान नहीं होता है इस झटके को झेलना। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि इस समय जो हुआ है वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में आपको मजबूत होना ही पड़ता है। यहाँ कमजोर लोगों का, कमजोर अभ्यर्थियों का कोई स्थान नहीं। यहाँ हार के उठने वाले मजबूत लोग चाहिए। यहाँ पेपर हॉल में भी मजबूत लोग चाहिए, रोने धोने वाले नहीं चाहिए। यहाँ बहुत पॉजिटिव लोग चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव लोगों का कोई स्थान नहीं। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो गिर कर भी संभलने की क्षमता रखता हो। कंपटीशन के अंदर केवल पढ़ने वाला ही नहीं चाहिए, एक वो साहसी व्यक्ति भी चाहिए जो अपनी विफलता को स्वीकार करके वापस उठने की क्षमता रखता हो। यहाँ पे ऐसा साहसी व्यक्ति चाहिए जो जितना पढ़ा है उसको अच्छी तरीके से एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट करके आने की योग्यता रखता हो। यहाँ केवल पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, या ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जिसके पास में धैर्य हो, जो आपके बहुत तरीके से काम करके आ सकता हो, बहुत शार्पनेस के साथ में काम करके आ सकता हो। परीक्षा में सवाल आ रहे थे, आप 4 गोले गलत भर के आ गए हो, अब आप डिजर्व ही नहीं करते। मैं तो ये मानता हूँ। परीक्षा में आपको सवाल आ रहा था और फिर आप है वो वहां ऑप्शन टिक किया और ओमआर सीट में भरा नहीं है। मैं मानता हूं कि ये आपकी खुद की गलतियां स्वीकार कीजिए। आप परीक्षा पास करने के योग्य ही नहीं थे कि आप 5-5 प्रश्नों को गलत करके आ जाते। होना तो ये चाहिए कि आपको अगर 75% आपको आ रहे थे तो आप 76% मार्क्स लेके आओ। आप 75% के योग्य थे और 65 लेके आ रहे हो, तो ये एग्जाम हॉल में जो ये आपके डर होते हैं, ये भय होते हैं, ये जल्दबाजियां होती है, जो हड़बड़ाहट होती है, ये कहीं ना कहीं आपके कमजोर होने का प्रमाण है, और ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हर बार पीछे रखती है। इसलिए यहाँ तो इन चीजों को सुधारिए, और यहाँ फिर ये सब नेगेटिविटी से बाहर आके आप है वो अपने आप को इसमें रिफॉर्मेशन करिए, ठीक है। बाकी दोष देने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, मंथन करिए, और वापसी में अच्छी तरीके से लगी और चीज़ों को, कमियों को दूर करिए, ठीक है। बाकी अब इतना ही कहूँगा कि समय मत खराब करिए, और ये सब कुंजी, कट ऑफ, रिजल्ट, इस कमेंट्री से कृपया दूर रहना। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।